हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं पीएम का चैप्टर 10 जिसका नाम है बजटिंग, इसको कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बजट क्या होता है? बजट का मतलब है आने वाली साल का प्लान। तो आने वाले साल का प्लान जिसको मेजर कर सकते हो। कैसे मेजर? जैसे कि 2025 के लिए बजट बना रही हो, तो 2025 में कितनी यूनिट बनाएंगे, कितने यूनिट सेल करेंगे, तो यूनिट को आप मेजर कर सकते हो। जब नया साल स्टार्ट होता है तो इसका डिटेल प्लान बनाते हो, इसको बजट कहते हैं। जब नया साल स्टार्ट होता है तो इसका डिटेल प्लान बनाते हो, इसको बजट कहते हैं। इसमें हर चीज़ का प्लान होता है, जैसे कि कितनी यूनिट बनाएंगे, कितनी चीज़ें खरीदेंगे, कितना एम्प्लॉय होगा, एक्सेट्रा। तो ईयर के स्टार्ट में इन सब चीज़ों का प्लान बनाते हो। तो एक दफ़ा रीड करते हैं बजट। अ बजट इज़ अ क्वान्टिफाइड प्लान ऑफ एक्शन फॉर अ फोर्थ अकाउंटिंग पीरियड। क्वान्टिफाइड का मतलब जिसको मेजर कर सकते हो। अगला चीज़ है पर्पज़ ऑफ बजट। बजट के क्या मकासद है या फिर बजट के क्या एडवांटेजेस हैं, फ़ायदे हैं। तो इसमें जो सबसे पहला है वो है प्लानिंग। जब आप बजट बनाते हो तो वो ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर डेवलप करता है कि तुम जो भी काम करेंगे पहले इसका प्लान बनाओ, और इस डिटेल प्लान बनाने के बाद इस प्लान के मुताबिक काम करेंगे। या फिर जब आप आने वाले साल का प्लान करते हो तो आप दो बड़े अहम चीज़ें आइडेंटिफाई कर लेते हो, एक पोटेंशियल थ्रेट और दूसरा पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी, यानी आने वाली मौके और आने वाली मुश्किलात। तो आप साल के शुरू से आइडेंटिफाई कर लेते हो कि ये मेरे आने वाली मुश्किलात है और ये मेरी आने वाली अपॉर्चुनिटी है, और फिर कोशिश करते हो कि अपॉर्चुनिटी को मैक्सिमाइज़ किया जा सके और थ्रेट को कम से कम किया जा सके। पर्पज़ आप बजट में जो सेकंड नंबर पर है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। जब आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो तो साथ में इसको अथॉरिटी भी देते हो, और आखिर में वो अकाउंटेबल होगा। यानी जिस चीज़ की आपने इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी इसके लिए वो आखिर में जवाबदेह होगा। इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। बजटिंग भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के कल्चर को प्रमोट करता है कि आप अपने मैनेजर को इसकी ब्रांच की जिम्मेदारी दे दें और साथ में इसको अथॉरिटी भी दे दें। लेकिन याद रखना, साल के आखिर में अकाउंटेबल होगा, ज़िम्मेदार होगा अपने ब्रांच का, ज़िम्मेदार होगा अपनी ब्रांच का। पर्पज़ ऑफ बजट में जो थर्ड नंबर पर है वो है इंटीग्रेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन। जब बजट बनाते हो तो सारे डिपार्टमेंटल मैनेजर इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वो आपस में आइडिया शेयरिंग करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इस साल ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहता है तो परचेज डिपार्टमेंट को कहेंगे ज़्यादा रॉ मटेरियल परचेज कर ले, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले को भी कहेंगे कि आप मार्केटिंग हद से ज़्यादा कर दें, क्योंकि हम ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं ताकि वो सारा सेल हो जाए, बिक जाए। तो इस तरह बजटिंग में मैनेजर एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन करते हैं, क्योंकि फिर तो सारा साल अपने कामों में मसरूफ़ रहता है। पर्पज़ ऑफ बजट में जो फोर्थ नंबर पर है वो है मोटिवेशन। बजट को लोग टारगेट मानते हैं। बजट मुश्किल होना चाहिए लेकिन अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। अगर आपने प्लान बनाया हुआ है तो इसके मुताबिक काम करेंगे। जैसे मेरे दो स्टूडेंट हैं, वसीम और इकबाल, मैं इन दोनों से कह रहा हूँ कि आप दोनों की रनिंग यानी दौड़ने का मुकाबला है। जिसने जीत लिया मैं इसको 10,000 रुपये दूंगा। तो फिर दोनों का मुकाबला शुरू हुआ और दोनों ने भागना शुरू कर दिया, और दोनों ने जब 4 किलोमीटर फासला तय किया और दोनों तक ही हुए, तो फिर मेरे पास आ गए और मुझसे दोनों ने कहते कि सर आपने तो हमारे साथ धोखा किया, कि आपने तो कुछ नहीं बता दिया कि वो जगह आपका टारगेट है या फिर वो चौक आपका टारगेट है, इस तक दौड़ना है। तो इसलिए बजट को लोग टारगेट मानते हैं और इसके मुताबिक काम करते हैं, और इससे मोटिवेशन मिलता है। यानी इसको इस और इससे उसको मोटिवेशन मिलता है जब वो बजट की तरह चल रहे होते हैं। पर्पज़ ऑफ बजट में जो फिफ्थ नंबर पर है वो है इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। आपकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेंगे, आपकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेंगे, यानी एक्चुअल और बजट का वेरिएंस निकालेंगे, और अगर वेरिएंस सिग्निफिकेंट हो यानी बड़ा हो तो फिर इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगर कंट्रोलेबल फैक्टर हो तो फिर इसके लिए करेक्ट एक्शन ले लेंगे। तो ये था पर्पज़ ऑफ बजट। अगला टॉपिक है अप्रोचेस टू बजटिंग। तो अगला टॉपिक है अप्रोचेस टू बजटिंग या टाइप्स ऑफ बजट। इसमें जो सबसे पहला है टॉप डाउन वर्सेस बॉटम अप बजट। तो टॉप डाउन बजट, इसमें टॉप लेवल के लोग बजट बनाते हैं और बजट होल्डर यानी लोअर लेवल के लोगों की इजाज़त के बगैर, और बजट होल्डर यानी लोअर
इसमें पार्टिसिपेट नहीं कराते। तो एक दफ़ा रीड करते हैं टॉप डाउन बजट। टॉप डाउन बजट इज़ अ बजट अलाउंस विच इज सेट विदाउट परमिटिंग द अल्टीमेट बजट होल्डर टू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द बजटिंग प्रोसेस। बॉटम अप बजट, इसको पार्टिसिपेटिव बजट भी कहते हैं। बॉटम अप बजट को पार्टिसिपेटिव बजट भी कहते हैं। इसमें लोअर लेवल के लोग यानी डिपार्टमेंटल मैनेजर बजट बनाते हैं और टॉप लेवल के लोगों से अप्रूव करवाते हैं, और इसमें सारे बजट होल्डर यानी लोअर लेवल के लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपने बजट बनाने में पार्टिसिपेट कराएं। देखते पार्ट कहते बॉटम अप बजट। Participative budget is a budgeting system in which all budget holders are given the opportunity to participate in their own budget. Approaches to budget या फिर टाइप्स ऑफ बजट में जो सेकंड नंबर पर है वो है सेकंड नंबर पर इंक्रीमेंटल बजट। इंक्रीमेंट का मतलब होता है इजाफा। इसमें हम पिछले साल का बजट उठाते हैं और जिसको यूज़ करते हैं एज अ बेस। जैसे 2025 का बजट बना रहे हो तो इसमें 2024 का बजट को एज अ बेस इस्तेमाल करेंगे और इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 2024 का बजट उठाया और इस 2025 में महंगाई कितनी परसेंट बढ़ी है, तो 5% से बड़े है, इंक्रीज़ हुए, तो बजट में हर चीज़ को 5% से इंक्रीज़ कर दो। या फिर जैसे 2025 का वॉल्यूम 10% से बढ़ा हुआ है, इंक्रीज़ हुआ, तो हर चीज़ को 10% से इंक्रीज़ कर दो। तो एक दफ़ा रीड करते हैं इंक्रीमेंटल बजट। एन इंक्रीमेंटल बजट स्टार्ट विद द प्रीवियस budget or actual reason and add incremental amount to cover inflation and other known changes. It is suitable for stable business where costs are not shared significantly. तो अप्रोचेस टू बजट या फिर टाइप्स ऑफ बजट में जो सेकंड नंबर पर है वो है इंक्रीमेंटल बजट। इंक्रीमेंट का मतलब होता है इजाफा। इसमें हम पिछले साल के बजट उठाते हैं और इसको यूज़ करते हैं एज अ बेस। जैसे 2025 का बजट बना रहे हैं तो इसमें 2024 का बजट एज अ बेस इस्तेमाल करेंगे और जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 2024 का बजट उठाया तो इस 2025 में महंगाई कितनी परसेंट से इंक्रीज़ हुई, 5% से इंक्रीज़ हुई, बड़ी हुई है। तो अब पिछले बजट में हर चीज़ को 5% से इंक्रीज़ कर दो, बढ़ा दो। और जैसे आपका वॉल्यूम 2025 में 10% से बढ़ा हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है, तो हर चीज़ को 10% से इंक्रीज़ कर दो। तो इंक्रीमेंटल बजट इसमें प्रीवियस ईयर के बजट को बेस बनाते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर के बजट को बेस बनाते हैं एक्स्ट्रा अमाउंट महंगाई की वजह से या फिर और चेंजेस की वजह से। इस एक्स्ट्रा अमाउंट को ऐड कर देते हैं प्रीवियस ईयर के बजट के साथ और हमारे पास इंक्रीमेंटल बजट आ जाता है। ये स्टेबल बिजनेस के लिए सूटेबल होता है जहाँ बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होता। तो एक दफ़ा रीड करते हैं incremental budget. An incremental budget start with the previous period budget or actual result and add an incremental amount to cover inflation and other known changes. It is suitable for stable business where costs are not changed significantly. तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देते हैं, इसका कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। इंक्रीमेंटल बजट का कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर कर देते हैं। तो इस एग्जांपल के थ्रू आपका इंक्रीमेंटल बजट का कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। तो ये 2024 का डाटा है, डाटा रिलेटेड टू 2024। बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड हमारे पास 5 लाख है, इसमें वेरिएबल ओवरहेड 3 लाख है, जबकि फिक्स्ड ओवरहेड 2 लाख है। बजटेड प्रोडक्शन यूनिट 10,000 यूनिट है। ये हमारे पास 2025 का डाटा है। डाटा रिलेटेड टू 2025 बजटेड प्रोडक्शन हमारे पास 11,000 यूनिट है। तो इसका मतलब हो कि वॉल्यूम में 10% का इंक्रीज़ आया हुआ है 2024 की निस्बत, क्योंकि बजट प्रोडक्शन ओवरहेड 2024 में 10,000 यूनिट थी, जबकि 2025 में इन्फ्लेशन महंगाई 5% से आया हुआ है। तो अब 2025 के लिए इंक्रीमेंटल बजट बनाते हैं, प्रिपेयर इंक्रीमेंटल बजट। बजट प्रोडक्शन ओवरहेड को कैलकुलेट करते हैं इंक्रीमेंटल बजट के थ्रू। तो प्रिपरेशन ऑफ ओवरहेड बजट फॉर 2025। तो इंक्रीमेंटल बजट में प्रीवियस ईयर बजट को बेस बनाते हैं। तो 2024 का बजट प्रोडक्शन ओवरहेड 5 लाख थी, इसमें वेरिएबल ओवरहेड 3 लाख, जबकि फिक्स ओवरहेड 2 लाख थी। 2025 में वॉल्यूम में 10% का इंक्रीज़ आया हुआ है, क्योंकि यूनिट 10,000 यूनिट से 11,000 यूनिट पर पहुँच गई। तो इस वजह से वेरिएबल ओवरहेड 10% से बढ़ेगा। तो 3 लाख को जब 10% से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारे पास 30,000 आते हैं। तो 3 लाख को जब 30,000 से ऐड कर देते तो हमारे पास 3,30,000 आता है, जबकि फिक्स ओवरहेड अपनी जगह सेम रहता है। 2025 में 5% का इन्फ्लेशन आएगा
तो इस वजह से वेरिएबल ओवरहेड में 5% का इंक्रीज़ आएगा। तो 3,30,000 को जब 5% से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास 16,500 आता है। तो 3,30,000 और 16,500 की जब दोनों को जब ऐड कर देते तो ये हमारे पास 3,46,500 आता है, जबकि फिक्स ओवरहेड अपनी जगह सेम रहता है 2 लाख। तो 3,46,500 और 2 लाख को जब ऐड कर देते तो ये हमारे पास 5,46,500 आता है। तो ये हमारे पास प्रोडक्शन ओवरहेड 2025 के लिए बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड आ गया। तो ये 5,46,500 ये हमारे पास बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड आ गया 2025 के लिए। लेकिन इंक्रीमेंटल बजट के एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, जैसे कि अगर आपकी पिछली बजट में कुछ ख़राबी थी तो वो ख़राबी अगले बजटों में पर्सपेक्टिव होगा। जैसे कि अगर आपकी पिछली बजट में सेलेक्ट है तो वो अगले बजट में कंटिन्यू रहेगा। अप्रोचेस टू बजट या टाइप्स ऑफ बजट में जो थर्ड नंबर पर है वो है ज़ीरो बेस बजट। ये इंक्रीमेंटल बजट से बिल्कुल अपोजिट है। इसमें जिस साल का बजट बनाते हो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, यानी जब भी बजट बनाना शुरू करेंगे तो बजट बनाते वक्त अपनी स्क्रैच से स्टार्ट करना है। स्क्रैच से स्टार्ट करने का मतलब है कि अपनी पिछली बजट को नहीं देखना है, यानी पिछली बजट क्या था, पिछले साल कौन कौन से खर्चे अप्रूव हुए थे, तो इन चीज़ों को नहीं देखना, बल्कि आपने स्क्रैच से स्टार्ट करना है। ऐसे जैसे बिज़नेस का पहला दिन है या बिज़नेस का पहला बजट बन रहा है। तो ज़ीरो बेस बजट में इसमें एक एक एलिमेंट को जस्टिफाई करना चाहिए और एक एक चीज़ जैसे पहली दफ़ा हो रहा है। ये ज़ीरो बेस बजट ये डिस्क्रिशनरी स्पेंड के लिए सूटेबल होता है, यानी जिसका खर्चा लाजिम व मलजूम नहीं होता या फिर जो मैनेजर की मर्ज़ी में हो। ज़ीरो बेस बजट पब्लिक सेक्टर के लिए भी सूटेबल होता है क्योंकि ये आवाम के टैक्स का पैसा है, तो इसको हर साल आपने इवैल्यूएट करना होता है। तो इसको एक दफ़ा रीड करते हैं ज़ीरो बेस बजट। अ मेथड ऑफ बजटिंग that require each cost element to be specifically justified as to the activity to which the budget relates were being undertaken for the first time. It is suitable. It is suitable for allocating a resource in areas where spend is discretionary, for example, non-essential. Public sector ऑर्गेनाइजेशन सच एज लोकल अथॉरिटीज़, इसके लिए सूटेबल होता है एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और दूसरा डिस्क्रिशनरी स्पेंड। रोलिंग तो अप्रोचेस टू बजट या टाइप्स ऑफ बजट में जो फोर्थ नंबर पर है वो है रोलिंग बजट। तो इस बजट को यहाँ से समझ लेते हैं। तो ये हमारे पास 2023 के 4 क्वार्टर है और ये 2024 के 4 क्वार्टर है। मैंने सबसे पहले 2023 का बजट बना लिया। तो 2023 में 4 क्वार्टर है, क्वार्टर 1, 2, 3, क्वार्टर 4। मैंने 4 क्वार्टर का बजट बना लिया। अब जैसे मेरा 2023 का पहला क्वार्टर गुजरेगा, ख़त्म होगा, तो मैं फ़ौरन 2024 का पहला क्वार्टर ऐड करूँगा। तो फिर मेरे पास बजट आएगा क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 ऑफ 2023 एंड क्वार्टर 1 ऑफ 2024। तो इसे कहते हैं रोलिंग करना। जैसे ही 2023 का क्वार्टर 2 गुजरेगा 2024 का क्वार्टर 2 बजट में ऐड करूँगा, इसे कहते हैं रोलिंग करना। ये आप मंथली भी कर सकते हो और क्वार्टरली भी कर सकते हो। तो हर पॉइंट ऑफ टाइम पर आपके पास 12 मंथ का बजट होता है, क्योंकि पहला क्वार्टर गुजर तो दूसरी साल का पहला क्वार्टर ऐड कर दिया, या फिर जब ये क्वार्टर 2 गुजरेगा तो दूसरी साल का क्वार्टर 2 ऐड करेंगे। तो हर पॉइंट ऑफ टाइम पर आपके पास 12 मंथ का बजट होता है। सो एवरी टाइम यू हैव अ बजट फॉर द ईयर। जैसा आपका पहला क्वार्टर गुजरा तो फिर पहले क्वार्टर के एक्चुअल रिजल्ट को पहले क्वार्टर के बजट के साथ कंपेयर करेंगे और जितनी भी आपकी बजट में खामियाँ थी इसको आइडेंटिफाई करेंगे। अब आपने नया क्वार्टर ऐड किया, नया क्वार्टर ऐड करने के बाद आपके पास बजट होगा क्वार्टर 2, 3, क्वार्टर 4 ऑफ 2023 एंड क्वार्टर 1 ऑफ 2024। तो जो फीडबैक आपको क्वार्टर 1 ऑफ 2023 से मिला, तो इन फीडबैक के आधार पर अगले 4 क्वार्टर के बजट को अपडेट कर देना चाहिए। जैसे कि आपको पता चला कि क्वार्टर 1 ऑफ 2023 में जैसे कि आपको पता चला कि क्वार्टर वन ऑफ 2023 के बजट में सेलिंग प्राइस गलत था,
तो आप अगले 4 क्वार्टर की सेलिंग प्राइस को अपडेट करते रहेंगे। तो आप अगले 4 क्वार्टर में सेलिंग प्राइस को अपडेट करेंगे। तो इसे कहते हैं रोलिंग। तो रोलिंग बजट इस तरह होता है, अगर फोरकास्ट एक्यूरेट नहीं बनता तो फिर रोलिंग बजट सूटेबल होता है। तो एक दफ़ा रिपीट करते हैं रोलिंग बजट। अ बजट यूजुअली कीप कंटिन्यूसली अपडेट by adding another accounting period, example month or quarter. When the yearless accounting period has expired, the remaining budget is reforecast as well as the new period being added. Rolling budgets are suitable if accurate forecast cannot be made, for example in a fast moving environment. अप्रोचेज टू बजट या टाइप्स ऑफ बजट में जो 5th नंबर पर है वो है एक्टिविटी बेस्ड बजट। कि आपने जब ओवरहेड का बजट बनाते हुए तो एब्जॉर्प्शन कास्टिंग यूज़ नहीं करनी है, बल्कि आपने एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग यूज़ करनी है। हम नॉर्मली जब बजट बनाते हैं तो ओवरहेड को किसके बेस पे एब्जॉर्ब करवाते हैं? तो लेबर हावर या मशीन हावर के बेस पे एब्जॉर्ब करवाते हैं। लेकिन एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग कहते हैं ना आइडेंटिफाई करो कि ओवरहेड किस वजह से इनकर हुआ है और फिर इस एक्टिविटी के बेस पे ओवरहेड को एब्जॉर्ब करवाया जाए। तो इसमें जब आप बजट बनाएंगे तो बजट बनाते हुए ओवरहेड का बजट बनाते हुए आपने ओवरहेड को लेबर हावर या मशीन हावर के बेस पे एब्जॉर्ब नहीं करनी है, बल्कि आपने इसको एक्टिविटी के बेस पे एब्जॉर्ब करवानी है। और हमें पता है कि एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग में कास्ट पूल और कास्ट ड्राइवर का कंसेप्ट यूज़ होता है, यानी हर कास्ट पूल को इसकी कास्ट ड्राइवर पर डिवाइड कर देते हैं और हमारे पास एब्जॉर्ब ओवरहेड आ जाता है। तो एक दफ़ा रिपीट करते हैं एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। Activity based budget is defined as a method of budgeting based on activity framework and utilizing cost driver data in the budget setting and various feedback process. Or put more simply, preparing a budget using overhead costs from activity based costing methodology. Approaches to budget या टाइप्स ऑफ बजट में जो 6 नंबर पर है वो है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। जब आप एक्चुअल रिजल्ट आने से पहले कोई कंट्रोल स्टेप अप्लाई करते हो, जैसे एग्ज़ाम को एक महीना रह गया और आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी नहीं है और आपको लग रहा है कि मैं फ़ेल होने वाला हूँ, तो अब से तैयारी शुरू कर दी और दिन रात एक करके खूब मेहनत शुरू की। तो इसका मतलब हुआ कि एक्चुअल रिजल्ट आने से पहले अपनी कंट्रोल स्टेप अप्लाई कर दिया और इसे फीड फॉरवर्ड कंट्रोल कहते हैं। तो एक दफ़ा रिपीट करते हैं, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल इज़ अ कंट्रोल बेस्ड ऑन द फोरकास्ट रिजल्ट। इन अदर वर्ड, इफ़ द फोरकास्ट इज़ बैड, कंट्रोल एक्शन इज टेकन विल इन एडवांस ऑफ एक्चुअल रिजल्ट्स। फीडबैक पर बात करते हैं। फीडबैक जब एक्चुअल का कंपैरिजन करते हो बजट के साथ तो आपके पास फीडबैक आ जाता है और ये कंट्रोल पर्पज़ के लिए यूज़ हो जाता है और ये फीडबैक कंट्रोल पर्पज़ के लिए यूज़ हो जाता है। तो एक दफ़ा रिपीट करते हैं, फीडबैक इज़ एन इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस एज आउटपुट फ्रॉम ऑपरेशंस। इट इज़ यूज टू कंपेयर एक्चुअल रिजल्ट विद द प्लान रिजल्ट फॉर कंट्रोल पर्पसेस। तो टाइप्स ऑफ फीडबैक निगेटिव, इसमें एक है निगेटिव फीडबैक और दूसरा है पॉजिटिव फीडबैक। तो सबसे पहला निगेटिव फीडबैक, जो जब आपका एक्चुअल रिजल्ट आपके बजटेड प्लान से बुरा हो तो इस फीडबैक को निगेटिव फीडबैक कहते हैं। तो फिर इसमें आपने अपना एक्टिविटी या रिजल्ट को ठीक करना है और करेक्टिव एक्शन ले लेना है क्योंकि ये प्लान से हट रहा है। तो एक दफ़ा रिपीट करते हैं, नेगेटिव feedback indicate the result or activities must be brought back on a course as they are deviating from the plan. नेगेटिव फीडबैक में नेगेटिव फीडबैक की दो टाइप्स है। एक है सिंगल लूप फीडबैक, ये रिसोर्सेज की कमी की वजह से आते हैं, जबकि सेकंड नंबर पर है डबल लूप फीडबैक। जो प्लान आपने बनाया वो अचीव नहीं हुआ, जो प्लान आपने बनाया वो अच्छा नहीं था और अचीव नहीं हुआ, इसको डबल लूप फीडबैक कहते हैं। तो अब पॉजिटिव फीडबैक पर बात करते हैं। आपने जो प्लान बनाया था वो अचीव हुआ या फिर आपके एक्चुअल रिजल्ट आपके कोर्स या प्लान के मुताबिक है, तो फिर इसमें करेक्टिव एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो पॉजिटिव फीडबैक में करेक्टिव एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो एक दफ़ा रिपीट करते हैं, पॉजिटिव फीडबैक रिजल्ट इन अ कंट्रोल एक्शन कंटिन्यूइंग द करंट कोर्स। You will normally assume that positive feedback means that results are according to the plan and that no corrective action is necessary. But it is best to ensure that control system itself is not picking up the wrong information. तो ये था आपका चैप्टर 10 जो कि एक ही लेक्चर में सारा कवर हो गया।